बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू मशीन लर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने लीनियर रिग्रेशन का बेसिक सेटअप देख लिया था, इसकी मोटिवेशन देख ली थी कि इसकी क्या ज़रूरत होती है, कब ज़रूरत होती है। कुछ हमने रिवीजन की थी मैथमेटिक्स की, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आने वाले लेक्चर्स के अंदर, इंक्लूडिंग दिस लेक्चर, लेकिन ज़्यादातर आने वाले लेक्चर्स के अंदर। और उसके साथ साथ फिर हमने एक बहुत हाई लेवल के ऊपर, एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर ये समझ लिया था, इंट्यूशन हासिल कर ली थी इस चीज़ की कि लीनियर रिग्रेशन में लाइन फिट होगी किस तरह से डेटा पॉइंट्स के अंदर। आज हम अब इस सब कुछ को प्रॉपरली इसकी नोटेशन वगैरह को फिक्स करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से आगे चीज़ लेकर चलेंगे और अब इसकी पूरी डेप्थ में जाएंगे और एक या दो लेक्चर्स के अंदर हमारा ये लीनियर रिग्रेशन का जो काम है वो इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। अच्छा, नाउ इज़ अ गुड टाइम टू एक्चुअली टेल यू कि हमारे जो लेक्चर्स लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और न्यूरल नेट्स के ऊपर होंगे, ये बहुत हद तक इनमें मैं फॉलो कर रहा हूँगा प्रोफेसर एंड्रयू ऑंग को, जो ही इज़ वेरी फेमस गाय। आपने उनके मशीन लर्निंग के या डीप लर्निंग के कोई ना कोई लेक्चर्स कभी ना कभी ज़रूर सुने होंगे। ही हैज़ हिज ओन पिक्यूलियर एंड अमेजिंग स्टाइल ऑफ टीचिंग, जिसमें ही मेक्स एवरीथिंग वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मैं बाकी टॉपिक्स में उनके लेक्चर्स को नहीं बहुत ज़्यादा फॉलो किया करता, लेकिन जो उनका एक पूरा, बिकॉज एक हम आगे जाकर देखेंगे कि हमारा एक चैलेंज ये होगा कि हमने जो भी नोटेशन यूज़ करनी है उस पर थोड़ा सा कायम रहना पड़ेगा। विद न्यूरल नेट्स देर आर सो मेनी नोटेशंस, देर आर सो मेनी कन्वेंशंस आउट देयर कि किसको क्या लिखना है, वेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, बायस को कैसे रिप्रेजेंट करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, एक पर्टिकुलर चेन ऑफ टॉपिक्स के लिए उसको फिक्स रखना पड़ता है। सो देयरफॉर आई फॉलो वेरी क्लोजली एंड्रयू ऑंग्स लेक्चर्स। तो हमारा रेफरेंस ऑन लीनियर रिग्रेशन और इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इन दोनों में मेन रेफरेंस एंड्रयू ऑंग की स्लाइड्स हैं। इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऑब्वियसली मैं वहाँ से इस तरह से है कि कुछ चीज़ें वहाँ से ले रहा हूँ, कुछ और शामिल कर रहा हूँ, कुछ मेरे अपनी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, कुछ और वेबसाइट्स वगैरह से चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अगर कहीं मैं कोई स्लाइड इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ जो डायरेक्टली उसमें विजुअल्स या ग्राफिक्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं एंड्रयू ऑंग की स्लाइड से, तो मेरी कोशिश होगी कि वहाँ नीचे साइड पर छोटा सा उनका नाम भी लिखा हुआ हो, ताकि बिल्कुल क्लियर हो कि ये स्लाइड उनकी है, मेरी नहीं है। दी स्लाइड्स आर अवेलेबल ऑनलाइन फॉर फ्री, हिज लेक्चर्स आर ऑनलाइन अवेलेबल फॉर फ्री। तो आप में से जो कोई उस फ्लेवर को भी लेना चाहे कि उनके लेक्चर्स भी सुनना चाहे, हाईली रिकमेंडेड, प्लीज़ डू। उनके कोर्सेज आप रजिस्टर भी कर सकते हैं फॉर फ्री, कोर्सेरा के ऊपर अवेलेबल हैं उनके कोर्सेज, और वहाँ पर उनकी स्पेशलाइजेशन आप कर भी सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स या आफ्टर द कोर्स, जब भी आपके पास वक्त हो। आपको याद होगा पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक एग्जांपल ली थी लीनियर रिग्रेशन में, जिसमें हमारे पास कुछ ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स थे, जहाँ पे हमारे पास घरों का साइज़ था और उनकी प्राइस हमें मालूम थी। ये उसी को थोड़ा सा, उसी एग्जांपल को इन्हांस किया हुआ है कि आपके पास यहाँ पे घरों का साइज़ है स्क्वायर फीट के अंदर और प्राइस है थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर। और इस ट्रेनिंग डेटा के बेस पर हम करना ये चाहते हैं कि गिवन अ न्यू साइज ऑफ अ हाउस, हम उसकी प्राइस प्रिडिक्ट कर सकें। सो इट्स अ क्लासिकल रिग्रेशन प्रॉब्लम जिसको हम यहाँ पर सॉल्व करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो जो चीज़ हमारे सामने हमें मौजूद है, हमें मालूम है, वो हमारा ट्रेनिंग डेटा है जो यहाँ प्लॉट हुआ है। यू कैन सी ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस यू हैव द साइज ऑफ द हाउस, ऑन द वर्टिकल एक्सिस यू हैव द प्राइस, सो योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज जस्ट योर साइज। नाउ गिवन अ न्यू डेटा पॉइंट, अगर आपको खाली एक नया साइज दे दिया जाए, लाइक फॉर एग्जांपल ये कोई 1200 या 1250 के अराउंड ये साइज है जहाँ पे मैंने ये एरो लगाया है, तो अब हम जानना ये चाहते हैं कि इस घर की प्राइस क्या होगी। ठीक है, हमने ये देखा था कि लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमारी एक अजम्पशन होती है, एक हमारा बायस होता है कि हम एज्यूम करते हैं कि जो रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन दी इनपुट फीचर्स एंड दी आउटपुट लेबल्स, जो इस केस में आपके कंटिन्यूस लेबल्स हैं, वो रिलेशनशिप लीनियर है। सो देयरफॉर वी ट्राई टू फिट अ लाइन टू दिस ट्रेनिंग डेटा। वंस वी फिट अ लाइन, नाउ दिस इज एक्सट्रीमली सिंपल कि अब इस लाइन में हम खाली इस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के अंदर हम खाली ये वाला साइज देंगे 1200 या 1250, और ये हमें बता देगा कि उस घर की प्राइस क्या होनी चाहिए। तो वो प्राइस तकरीबन कोई 250 के अराउंड हमारे पास आ रही है। ठीक है, $250,000। एक चीज़ तो ये हो गई, अब होपफुली आपके जहन में ये सब कुछ आपको याद भी है और क्लियर भी है। कुछ नोटेशंस अब से जो हम यूज़ किया करेंगे वो ये है कि हमारे जो नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैम्पल्स हैं उसको हम m से इंडिकेट करेंगे। सो योर नंबर ऑफ ट्रेनिंग इंस्टेंसेस विल गो फ्रॉम 1 to m। दूसरी चीज़, जब हम इनपुट फीचर्स को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सो द फीचर्स विल गो फ्रॉम x1 x2 x3 अप टू
एक्स एन, हमारे एन फीचर्स हुआ करेंगे। फिलहाल अभी हम क्योंकि अपने आप को एक बहुत सिंप्लीफाइड केस के साथ लेकर चल रहे हैं तो वी जस्ट हैव वन वेरिएबल, तो अभी मैंने सबस्क्रिप्ट आई का जिक्र यहाँ पर नहीं किया है, या सबस्क्रिप्ट जे मैं अगर उसको कहूँगा तो मैंने उसका जिक्र अभी यहाँ पर नहीं किया। अभी तो एक ही वेरिएबल है, एक ही फीचर है आपके पास, इस केस में आपके पास ये साइज ऑफ द हाउस था। जो आउटपुट लेबल है उसको हम वाई से इंडिकेट किया करेंगे। और अब एक और चीज़ जो ज़रा जहन में रखने की है और इसे आपने कंफ्यूज नहीं कभी अपने आप को करना, ये जो x सुपरस्क्रिप्ट i, x y सुपरस्क्रिप्ट i जो आपके पास लिखा हुआ है, दिस इज द ith सैंपल इन द डेटा सेट। अब देखें दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक है आपके पास फीचर्स, फॉर एग्जांपल 1 फीचर है, 2 फीचर है, 3 फीचर है, 4 फीचर्स हैं। अगर मैं उन फीचर्स को लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अभी तो एक ही है लेकिन बाद में ज़्यादा होंगे, तो मैं कहूँगा जी x1, x2, x3, x4 अप टू xn, मेरे n फीचर्स हैं, ये एक चीज़ है। लेकिन वो n के n फीचर्स मेरे पास हर डेटा पॉइंट के लिए मौजूद हैं, यानी उसके अगर मैं अपने ट्रेनिंग डेटा की बात करूं तो ये n साइज के n मेरे पास फीचर्स, फॉर एग्जांपल साइज ऑफ द हाउस, नंबर ऑफ बेडरूम्स, नंबर ऑफ गराजेस, आई डोंट नो, कुछ और जो भी उसके घर की जो चीज़ें होंगी वो सब की सब यहाँ मैंशनड होंगी, और साथ उसका एक आउटपुट लेबल होगा जिसको मैं कहूँगा लेट से मेरा y का जो लेबल होगा। ठीक है, सो हर घर के लिए मेरे पास हर ट्रेनिंग डेटा पॉइंट के लिए सब कुछ मौजूद है, ये एक चीज़ है। तो अब मैं किस तरह से इंडिकेट करूं कि ये मैं कौन सी एग्जांपल को देख रहा हूं? एम आई लुकिंग एट दिस, फॉर एग्जांपल ये मेरी एग्जांपल नंबर 0 है, एग्जांपल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड सो ऑन। मैं कौन सी एग्जांपल को देख रहा हूं? अब मैं नीचे सबस्क्रिप्ट तो यूज़ कर नहीं सकता क्योंकि मैं वो फीचर नंबर के लिए यूज़ कर रहा हूं, तो आई विल यूज़ अ सुपरस्क्रिप्ट आई। सो आई विल यूज़ अ सुपरस्क्रिप्ट आई टू इंडिकेट कि मैं यहाँ पर कौन सी ट्रेनिंग इंस्टेंस को देख रहा हूँ, कौन से ट्रेनिंग सैंपल को देख रहा हूँ। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ यहाँ पर अगर मेरे पास इफ i इज इक्वल टू 1, तो मैं इस वाले ट्रेनिंग सैंपल को देख रहा हूँ। दैट मीन्स कि योर x1 इज इक्वल टू 2250 एंड योर y1 इज इक्वल टू 285। ठीक है, तो अब ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये सुपरस्क्रिप्ट के अंदर ये पावर नहीं लिखी हुई, ये सुपरस्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ हमने ट्रेनिंग के इंस्टेंस नंबर को लिखा हुआ है। तो जब भी हम इटरेट किया करेंगे, लेट्स से सारे ट्रेनिंग इंस्टेंसेस पे जाकर सम कर रहे हैं, कुछ और चीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम आई के ऊपर, सुपरस्क्रिप्ट वाले आई के ऊपर इटरेट कर रहे हुआ करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर एंड आई होप दिस इज नॉट टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नोटेशन की एक और चीज़ जो आपने अब याद रखनी है वो ये है कि वेट्स को हम एटलीस्ट फॉर लीनियर रिग्रेशन हम वेट्स को थीटा से इंडिकेट करेंगे। याद है मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको लिटरेचर के अंदर वेट्स कहीं थीटा मिलेंगे, कहीं डब्ल्यू मिलेंगे, कहीं कुछ और आपको इसके नाम भी मिलेंगे। हमने खुद भी आगे जाकर वेट्स को डब्ल्यू से इंडिकेट करना है। द रीज़न आई एम चूजिंग थीटा एट दिस पॉइंट इज़ कि ज़्यादातर लिटरेचर जो इंटरनेट के ऊपर आपको मिलेगा, जो बुक्स में आपको मिलेगा, वो वेट्स के लिए थीटा यूज़ करता है। और अभी आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, आप में से बहुत से लोग पहली मर्तबा इस सब कुछ को देख रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपके सामने नोटेशन चेंज हो कि थीटा से डब्ल्यू हो। जब आप सेमेस्टर आधा गुजर जाएगा ना, जब हम न्यूरल नेट्स वगैरह पे आएंगे, उस वक्त तक आप इतने आदी हो चुके होंगे कि मैं इसकी जगह कुछ भी लिख दूंगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके लिए क्योंकि ये सब कुछ नया है, तो आई वुड वांट कि आप फेमिलियर नोटेशन के ऊपर रहें। सो ये इक्वेशन ऑफ लाइन को हमने लिखा हुआ है उस नोटेशन में जिसको हम प्रेफर करेंगे। सो दिस इज योर हाइपोथेसिस h ऑफ थीटा x। ठीक है, इसे जिसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी कह रहे थे ना, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी को हमने दूसरी तरह लिखा है। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। सो y आपका ये h थीटा x है, यानी आपकी हाइपोथेसिस है। ये तो हमें मालूम ही है कि हमारी जो हाइपोथेसिस की फॉर्म में हमने लिखना होता है इट्स अ फंक्शन ऑफ x, एंड दिस थीटा नॉट इज बेसिकली योर b, योर इंटरसेप्ट, योर y इंटरसेप्ट, and this theta 1 is the variable, this is the slope, and this x is your single variable जो इस पूरी चीज़ में। इस किस्म की रिग्रेशन को हम लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल कहते हैं, इसको यूनिवेरिएट लीनियर रिग्रेशन भी कहते हैं, इसको सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी कहते हैं। बहुत से आप इसके नाम पढ़ेंगे जब आप इसको मज़ीद देख रहे होंगे। और आपका जो गोल है वो ये है कि यू वांट टू चूज योर थीटा नॉट एंड थीटा 1 सच दैट द हाइपोथेसाइज्ड या द प्रेडिक्टेड आउटपुट is very close to the actual output. So for the training data आप लाइन फिट इस तरह से करना चाह रहे हैं कि आपके एरर्स मिनिमाइज हो जाए, यानी h थीटा x माइनस y जो है वो क्लोज टू जीरो हो जाए। ठीक है, h थीटा x माइनस y शुड बी क्लोज टू ज़ीरो। ये हमारा गोल है हमारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स के ऊपर, कि हम इस तरह से लाइन फिट कर लें
कि हमारा जो है वो एरर या ज़ीरो हो जाए, नहीं हो सकता ज़ीरो, तो फिर क्या हो, मिनिमाइज हो जाए जितना कम हो सकता है। हमने ये देखा था पिछली दफ़ा भी कि हमेशा मुमकिन नहीं होगा कि जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आपका जो है वो एरर आपका ज़ीरो नहीं हो सकता। हाँ, लाइन की मदद से जब आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो यकीनन जब एरर ज़ीरो नहीं हो रहा तो आप प्रिडिक्शन भी अपनी लाइन के ऊपर दे रहे होंगे, तो आपका जो है वो ये एच थीटा एक्स और वाई एक्चुअली इक्वल नहीं हो रहे होंगे, लेकिन एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे। सो वी वांट अ बेस्ट फिटिंग लाइन जिसके लिए एरर मिनिमम हो। ठीक है, ये हमारा गोल है। इसमें हमारे पास जो नॉब्स हैं मूव करने की, मैं वो जो विजुअलाइजेशन आपको दी थी ना डेस्मॉस कैलकुलेटर के ऊपर, जहाँ पे मैं जो इंटरसेप्ट था और हमारा जो स्लोप था, इन दोनों को मैं मूव कर रहा था, मैं वो विजुअलाइजेशन चाहता हूँ कि आपके जहन में बहुत क्लियरली महफूज रहे कि वो एक तरह से वी आर जस्ट स्लाइडिंग दीज स्लाइडर्स ऑफ दीज थीटा नॉट एंड थीटा वन, and we're trying to move the line such that it fits nicely within the points, and the errors, the overall mean error, चाहे वो स्क्वायर्ड एरर हो या एब्सोल्यूट एरर हो, वो मिनिमाइज हो जाए। अब हम ऐसा करते हैं कि अब थोड़ी देर के लिए हम एब्सोल्यूट एरर को रहने देते हैं और हम स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर की तरफ बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि मीन स्क्वायर एरर किस तरह निकला करता है। सो मीन स्क्वायर एरर अगर आपने निकालना है तो द फॉर्मूला वुड बी फॉर योर मीन स्क्वायर एरर वुड बी 1/m, आपने एवरेज करना है सारे पॉइंट्स के ऊपर, i इज इक्वल टू 1 to m, ठीक है, सबके सब पॉइंट्स के ऊपर आपने जाना है, h थीटा x, और क्योंकि अब सारे पॉइंट्स पे जाना है तो xi माइनस yi एंड द होल थिंग वुड बी स्क्वायर्ड। ठीक है, डू वी एग्री कि यही हमारा फॉर्मूला था जो हमें यूज़ करना चाहिए यहाँ पर, और ये हमारा जो वैल्यू आ रही होगी, जो आंसर आ रहा होगा, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए आ रहा होगा, एंड दिस इज बेसिकली आर एरर। ठीक है, यहाँ पे थीटा वन थीटा टू होंगे, मैंने खाली थीटा लिख दिया फिलहाल। द रीज़न आई हैव रिटन इट हियर इज क्योंकि अब मैं आपको जो दिखाने लगा हूँ फॉर्मूला, वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जहाँ ये रेड 2 लिखा हुआ है ना, बस ये एक मुख्तलिफ है। ये एक छोटी सी बात है जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कन्विंस होने में, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि ये हो क्या रहा है। सो वी आर सेइंग that the cost function that we are using, it is mean square error। अगर आप ये रेड वाले 2 को हटा दें तो ये मीन स्क्वायर एरर का MSE का आपका फॉर्मूला है। ठीक है, कि आपकी जो हाइपोथेसाइज्ड आउटपुट है और जो आपकी एक्चुअल लेबल है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस लिया, उसका स्क्वायर किया और इसको सारी की सारी ट्रेनिंग इंस्टेंसेस के ऊपर करते चले गए और उसके बाद m पे डिवाइड कर दिया क्योंकि m ट्रेनिंग इंस्टेंसेस थी। 2 यहाँ पर क्यों लिया, मैं आपको इसका असल राज बता देता हूँ। हमने आगे जाकर इस पूरी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 नीचे आएगा। ये जो 2 नीचे आएगा, अगर हमने पहले से यहाँ एक 2 रखा होगा तो ये उसको कैंसिल कर देगा और हमारा फॉर्मूला नाइस लुकिंग हो जाएगा, एलिगेंट हो जाएगा, कोई हमें फालतू 2 साथ नहीं लेके चलना पड़ेगा। सो इस किस्म के ट्रिक्स आप बहुत ज़्यादा होते हुए देखेंगे। अच्छा, अब पहली चीज़ ये कर तो दिया, क्या इससे कोई नुकसान हुआ है ये 2 यहाँ रखने से? रखा तो हमने इसलिए है कि बाद में जब 2 उतरे तो ये उसको कैंसिल कर दे। वहाँ पर भी हम कह सकते थे कि इस 2 को हटा दें, हमने पहले से अपने पास एक 2 रख लिया। लेकिन इस बात पे अपने आप को ज़रूर कन्विंस कर लें कि अल्टीमेटली आपने इस कॉस्ट फंक्शन को j ऑफ थीटा नॉट थीटा वन को आपने मिनिमाइज करना है। अब अगर मैं j थीटा नॉट थीटा वन को मिनिमाइज करूं या अ कांस्टेंट c मल्टीप्लाइड बाय j थीटा नॉट थीटा वन को मिनिमाइज करूं, बात एक ही है। यानी जो भी चीज़, जो भी वैल्यूज ऑफ थीटा नॉट थीटा वन मिनिमाइज करेंगे j थीटा नॉट थीटा वन को, वही वैल्यूज मिनिमाइज करेंगी a constant into j theta naught theta 1 को। और यहाँ मैं assume कर रहा हूँ c is equal to 1/2। तो ये करने से half of j of theta naught theta 1 को minimize करने से मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। यानी by adding this constant, by multiplying with this constant, मैं कोई नुकसान नहीं कर रहा, अपने ओवरऑल जनरलिटी को लूज नहीं कर रहा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और ये भी समझ आ गया होगा कि ये 2 हमने यहाँ पर क्यों रखा है, वरना ये बाद में एक अजीब सा जहन में ख्याल आता है कि ये फॉर्मूला तो बदल गया, ये वैसा क्यों नहीं, ये 2 कहाँ से आ गया। तो नाउ यू नो कि वो 2 कहाँ से आ गया। एंड देन फाइनली योर गोल is to minimize, you need to choose a theta naught theta 1 such that the value of j theta naught theta 1, यानी ये जो ऊपर स्क्वायर एरर है, ये मिनिमम हो जाए। आउट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा नॉट थीटा वन, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ थीटा नॉट थीटा वन, वो कौन सी वैल्यूज हैं थीटा नॉट थीटा वन की जिस पे कॉस्ट की वैल्यू सबसे कम आए। ठीक है, ये आपका गोल है। आई होप कि अब हम एक पेज पर हैं और हमें सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि पहले फर्स्ट स्टेप उठाने के लिए हम थोड़ा प्रॉब्लम को और सिंपल कर देते हैं, जैसे मैंने आपको याद होगा वो इंट्यूशन देते वक्त भी किया था। ये तो वो है ना जो अभी हम देख कर आए हैं।
दो वेरिएबल्स वाला केस जहाँ पे एक थीटा नॉट है, एक थीटा वन है, तो एक इंटरसेप्ट है और एक आपके पास स्लोप है। और ये तो वही बिल्कुल लेफ्ट साइड उसी तरह ही है। राइट साइड पे हम एक assumption ले रहे हैं कि हम इंटरसेप्ट को जीरो कर देते हैं। What would that mean in geometric terms? कि अब हम सिर्फ उन लाइंस को कंसिडर कर रहे हैं जो कि ओरिजिन से गुजर रही हैं। तो जाहिर है जितनी लाइन सिर्फ अगर ये पाबंदी लग जाए कि ओरिजिन से गुजर रही हों, और अभी हम वो चीज़ नहीं देखी कि डायमेंशनैलिटी बढ़ाएं और वो सब कुछ करें जो हमने पिछली दफ़ा रिवीजन वीडियो के आखिर में देखा था, अभी बस सादा सादा कि हम सिर्फ उन लाइंस के ऊपर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे जो लाइंस ओरिजिन से गुजर रही होंगी, सिर्फ उन लाइंस को देख रहे होंगे। तो अब आपने जो भी डेटा फिट करना है, ये आपके डेटा पॉइंट्स हैं जिन्हें आपने फिट करना है, तो आपने खाली वो इन्हीं लाइंस में से किसी लाइन को चूज करना है जो ओरिजिन से गुजर रही हैं। ठीक है, तो ये एक हमने रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगा दी, और अब ये रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद हमारा ओवरऑल जो ये फंक्शन है ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया। सो एच थीटा ऑफ एक्स इज नाउ जस्ट थीटा वन एक्स। ठीक है, पैरामीटर एक रह गया, एक नॉब रह गई जो कंट्रोल करनी है, स्लोप से अब हर चीज मूव हो रही है। और आपका जो ये कॉस्ट फंक्शन है ये इंस्टेड ऑफ थीटा नॉट थीटा वन के सिर्फ थीटा वन का फंक्शन बन गया, एक चीज का फंक्शन बन गया। एंड नाउ योर गोल इज टू फिगर आउट दैट थीटा वन जो कि इस फंक्शन को मिनिमाइज कर दिया ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा वन। सो अब वो कॉम्बिनेशंस ऑफ थीटा वन थीटा टू नहीं रहे, इट्स ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा वन, चूज द वन दैट मिनिमाइजेज द कॉस्ट। ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर इस मिस्ट्री को एक एक करके अब सॉल्व करते हैं। सो this is your new simplified equation of the line where the intercept is fixed at 0, and for a fixed theta 1 this is a function of x। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तीन लाइनें बनी हुई हैं, एक थीटा वन इज इक्वल टू जीरो के साथ बनी हुई है। अब यहाँ स्लोप जहन में ले आए आपके साथ, पूरा वो बैठकर हमने इस स्लोप्स के साथ खेला था। सो स्लोप 0.5, स्लोप 1 जिसपे ये पूरा 45 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, एंड देन इसके अलावा बाकी सारे स्लोप्स। सो दीज आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्लोप्स, और ये आपका कॉस्ट फंक्शन है जिसको अभी हम देख कर आए हैं। इस कॉस्ट फंक्शन के अंदर अगर मैं एच थीटा की वैल्यू पुट कर दूं, ये जो ऊपर से इसकी वैल्यू है, तो ये सिंपली ये बन जाएगा। सो अब अगर यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें, आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो इट्स अ फंक्शन ऑफ द पैरामीटर थीटा वन। ठीक है, सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा वन ये डिफरेंट कॉस्ट्स आउटपुट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे थीटा वन इज इक्वल टू वन, जो ये आप देख रहे हैं, थीटा वन इज इक्वल टू 0.5, थीटा वन इज इक्वल टू 0, इनके लिए मैंने प्लॉट किया है इसको, और ये पॉइंट्स हैं मेरे, ये तीन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट्स 1 1 2 2 और 3 3 के ऊपर लगे हुए हैं। तो यू कैन जस्ट सी कि इनकी वैल्यूज अगर मैं पुट करूँ तो मेरे पास ये आंसर्स आते हैं। सो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए, यानी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस स्लोप के लिए मुझे ये डिफरेंट कॉस्ट्स देता है। अगर मैं जे थीटा को प्लॉट कर लूँ अगेंस्ट थीटा वन, सो जे थीटा वन को प्लॉट किया अगेंस्ट थीटा वन, सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा वन जे की वैल्यू क्या होगी? ऑल आई एम बीइंग आस्क्ड टू डू एट दिस पॉइंट इज कि मैं ये वाली वैल्यूज निकालूं। फॉर एग्जांपल जे वन, सो वन के ऊपर इसकी क्या वैल्यू है, जे 0.5 पे क्या वैल्यू है, जे की वैल्यू जो है वो लेट्स से 0 के ऊपर क्या है, तो ये 0 की वैल्यू है, ये 1 की वैल्यू है, ये 0.5 की वैल्यू है। ये सारी वैल्यूज निकाल के मैंने प्लॉट की, और इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज भी प्लॉट कर ली, एंड आई गेट दिस वेरी नाइस कॉन्वेक्स शेप, दिस पैराबोला शेप जो हमारे पास आ गई है। अब इस शेप के अंदर बिकॉज इट्स कॉन्वेक्स, इसके अंदर एक ही मिनिमम होगा। तो ये बहुत अच्छा, बहुत नाइस सा, शरीफ सा, बीबा सा फंक्शन है ये कॉस्ट का, जिसके अंदर एक ही मिनिमम है। सो मेरा गोल ये है कि मैं किसी तरह से ये वैल्यू ऑफ थीटा वन फाइंड कर लूं जिसके लिए मुझे ये मिनिमम वैल्यू ऑफ जे थीटा वन मिल जाती है। दैट्स माय गोल। और इस किस्म के फंक्शंस के लिए कि हमारे पास इससे ज़्यादा बहुत क्विक तरीके भी हैं इस तरह का मिनिमम फाइंड करने के, जिनकी अभी हम डिस्कशन में नहीं जा रहे, बिकॉज अल्टीमेटली जब हम अपनी प्रॉब्लम की सारी डिटेल्स में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे साथ हमेशा जो फंक्शंस डील कर रहे होंगे वो इतने नाइस नहीं होंगे, वो फंक्शंस बड़े अजीबोगरीब भी होंगे। सो फॉर दिस लेट्स से थीटा वन एंड जे ऑफ थीटा वन, हमारे ऐसे फंक्शंस भी होंगे जिनका एक मिनिमम नहीं होगा, जिनके ढेर सारे मिनिमम होंगे। सो देयर आर लोकल ऑप्टिमा एंड देयर इज अ ग्लोबल ऑप्टिमम। और इस किस्म के फंक्शन से डील करने के लिए वी नीड टू कम अप विद अ मैकेनिज्म जो कि जर्नल हो, और जो इस किस्म के सोल्यूशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हो। अब सॉल्व किस हद तक हम कर सकते हैं, किस हद तक अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा, ये आगे जाके डिस्कशन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली अब आपको मैथमेटिकली प्रॉब्लम समझ में आ गई है, प्रॉब्लम है क्या। और ये तकरीबन अभी उसी तरह की बातें हो रही हैं जैसे मैंने लास्ट टाइम इंट्यूशन बिल्ड करते वक्त गुफ्तगू की थी। अब जरा हम थोड़ा उसको प्रिसाइसली कर रहे हैं, ये सिर्फ यहाँ पे एक डिफरेंस है। अच्छा जनाब, मूविंग ऑन।
अब अगर हम इस इक्वेशन के अंदर पूरी दोनों नॉब्स डाल दें, जो जिस तरह से हमने पहले ये इक्वेशन लिखी थी, यानी वो जो थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 की assumption थी वो ख़त्म कर दें, सो देन माय हाइपोथेसिस फंक्शन इज बेसिकली दिस, वी हैव बोथ द नॉब्स, माय कॉस्ट फंक्शन इज दिस एंड आवर गोल इज दिस। अब ज़रा मुझे ये बताइए, अगर मैं इस कॉस्ट फंक्शन को प्लॉट करूं तो अब कैसी शेप बनेगी? पहले तो मैंने इसको प्लॉट किया था ना खाली थीटा 1 के लिए, अब थीटा 1 थीटा 2 के लिए 2 डायमेंशंस में मुझे इसको प्लॉट करना पड़ेगा, यानी ये कोई सरफेस बनेगी। अब वो सरफेस कैसी होगी, कुछ कैन यू गेस? सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये मेरा पूरा का पूरा कॉस्ट फंक्शन, ये पूरा का पूरा मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन है और ये मेरा कंप्लीट कॉस्ट फंक्शन है। और अब फॉर ईच पॉइंट, ईच कॉम्बिनेशन ऑफ थीटा नॉट थीटा 1, आई गेट अ पॉइंट इन दिस 3 डायमेंशनल area and I get this very nice bowl like shape, एक कॉन्वेक्स हल मुझे यहाँ पर मिल रहा है जो कि मेरे कॉस्ट फंक्शन का प्लॉट है। और एसेंशली अब फिर मेरा गोल वही है कि मैं किसी तरह से जो है वो इसके अंदर इसके मिनिमम पॉइंट तक, वो जो यहाँ ब्लू है तो यहाँ किसी जगह जाकर होगा, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। ये मेरा अल्टीमेटली गोल है, ये हम अचीव करना चाह रहे हैं विद दिस रिग्रेशन। जैसे ही हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर लेंगे, जो थीटा नॉट और जो थीटा 1 की वैल्यूज हमें ये मिनिमम कॉस्ट दे रही होंगी, हम ये कहेंगे कि ये वो आइडियल नॉब्स हैं जिन्होंने हमें अब एक फिटिंग हाइपरप्लेन दे दिया है, जो हाइपरप्लेन इस केस में लाइन, एक फिटिंग लाइन दे दी है जो हमारे ट्रेनिंग डेटा को बेस्ट फिट कर रही है। सो टू गेट द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, या टू गेट द हाइपरप्लेन, मोर जनरली स्पीकिंग, टू गेट द हाइपरप्लेन ऑफ बेस्ट फिट, we need to figure out slope and intercept in such a way, yeah, theta naught and theta 1 in such a way that it minimizes the cost function which is defined over these theta naught and theta 1. So I hope हम सब एक पेज पे हैं, हमें सब कुछ समझ आ रहा है। I realize कि मैं बहुत छोटे कदम रखते हुए चल रहा हूँ, लिटरली ना, अब तो आप देख ही रहे हैं कि छोटे कदम के यहाँ काफ़ी सारे मानी आते जा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं इस पॉइंट पे एक भी स्टूडेंट क्लास का लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ताकि हम कम से कम इन बेसिक चीज़ों को बिल्कुल एक बड़े स्ट्रॉन्ग अंदाज में बनाते हुए, स्कैफोल्ड करते हुए आगे चलें। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास ये 3 डायमेंशनल प्लॉट करना हमेशा इतना आसान नहीं होता, तो हम अक्सर किया ये करते हैं कि हम ना कॉन्टूर प्लॉट्स यूज़ करते हैं। सो व्हाट यू सी हियर इज़ अ कॉन्टूर प्लॉट। सो यू हैव योर थीटा नॉट, यू हैव योर थीटा 1, और यहाँ पर हमने कलर्स के साथ इंडिकेट किया हुआ है। सो दिस रेड लाइन, अगर मैं इसको इंडिकेट करूँ, दिस रेड लाइन इज़ हाई, इट्स क्लोजर टू मी, this green is farther away from me, this blue is farther away, farther, और ये जो बिल्कुल आखिर में है ना, ये मुझसे सबसे दूर है। तो यूँ समझें कि ये प्याला यूँ रखा हुआ है कि इसके जो किनारे हैं, ये जो इसके किनारे हैं इस प्याले के, ये मेरे करीब हैं, और इसका जो पेंदा है, जो इसका निचला हिस्सा है, ये मुझसे दूर है, जो यहाँ पर है। ठीक है, सो दैट्स नोन एज अ कॉन्टूर प्लॉट। इसमें आप कलर्ड प्लॉट्स भी देखेंगे और मैं आपको आगे दिखाऊंगा नंबर्ड प्लॉट्स भी देखेंगे कि इसमें कॉन्टूर लाइंस के साथ नंबर्स लिखे होंगे जो इंडिकेट कर रहे होंगे कि करीब कौन से हैं और दूर कौन से हैं, उनकी डेप्थ लिखी होगी या एलिवेशन लिखी होगी और सो ऑन। या सिंपली जो थर्ड एक्सिस है इसका, जो कि बेसिकली इस स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, इस स्क्रीन से बाहर निकल रहा है थर्ड एक्सिस, उस थर्ड एक्सिस की वैल्यूज भी मैं अगर खाली इसके साथ लिख दूं कॉन्टूर लाइंस के साथ, तो तब भी ये इंडिकेट हो जाएगा कि कौन सी चीज़ हाई है, कौन सी चीज़ लो है। ठीक है, तो हम ये कॉन्टूर प्लॉट्स अक्सर यूज़ करेंगे। अच्छा, लेफ्ट साइड पर आपको स्क्वायर फीट में साइज और प्राइस दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं इन थाउजेंड्स, और ये एक लाइन है जो इस डेटा को फिट करने की कोशिश कर रही है। एंड वी कैन सी कि दिस लाइन इज़ नॉट अ गुड फिट फॉर दिस डेटा, ये तो बिल्कुल इसमें साइड से काटती हुई जा रही है। ये जो आपको x बना हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये इस लाइन का, इस थीटा 1 जो थीटा 1 थीटा 2 जिसने इस लाइन को प्रोड्यूस किया है, यू नो वेरी वेल ना कि ये लाइन जो है वो इस थीटा x इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा 1 x की लाइन है ना ये। तो जिस लाइन ने, जिस थीटा नॉट थीटा 1 ने इसको प्रोड्यूस किया है, वो यहाँ पर प्लॉट हुए हैं और ये इसकी कॉस्ट है। एंड वी कैन सी कि दिस इज प्रीटी फार अवे फ्रॉम द लोएस्ट कॉस्ट जो हमें मिल सकती है। ठीक है, तो ये एक अच्छी लाइन नहीं है। अगर हम एक और लाइन देखें, फॉर एग्जाम्पल हियर यू सी अनदर लाइन एंड दिस लाइन इज स्लाइटली बेटर, इट्स अ बेटर फिट फॉर द डेटा, एंड यू कैन सी कि अब आपका एक्स जो है वो और करीब मूव कर गया है लोएस्ट पॉइंट। एंड दिस इज अगेन अ लाइन विच इज, क्योंकि ये डेटा के मीटी हिस्से के करीब है, तो लिहाजा इट्स बैड बट नॉट टू बैड। ये काफ़ी सारे पॉइंट से एवरेज एरर इसका कम आ रहा है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा दूर एक्स नहीं नज़र आ रहा जो वो वर्स्ट लाइन के केस में यहाँ कहीं था ना। एंड दिस इज़ अ रियली गुड फिट, दिस इज़ अ गुड लाइन। ठीक है,
इस लाइन के केस में आप देख रहे हैं कि एक्स बिल्कुल आपका सेंटर में चला गया। तो आई होप कि अब आपको कॉन्टूर प्लॉट्स भी देखना आ गए, समझना आ गए, आपको ये भी समझ में आ गया है कि ये दोनों के दोनों ग्राफ्स, ये ग्राफ और ये ग्राफ आपस में क्या रिलेशनशिप है। अगर किसी बात पर अभी आप कन्विंस नहीं हैं 100%, तो इस वीडियो को बेशक पीछे ले जाएं, उन स्लाइड्स पर दोबारा गौर करें, सोचें, दिमाग इसके ऊपर लगाएं, यहाँ से एक एक चीज़ पर जो है ना यकीन की मंजिल पर होके आगे बढ़ें, ताकि यहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन आगे जाकर ना हो। ये समझ लीजिए कि ये सब बातें जब न्यूरल नेट्स में जाकर होंगी तो वो इतनी आसान अंदाज में नहीं होंगी, अगरचे उनकी बेस में इतनी सिंपल बातें होंगी। तो आज अगर ये कॉन्सेप्ट पक गए तो कल आप कहेंगे न्यूरल नेट ये भी कोई चीज़ है समझने वाली, इतनी आसान बात। तो वहाँ सिर्फ कॉम्प्लिकेशन ये होगी कि देयर विल बी जस्ट टू मेनी ऑफ दीज लाइंस जो उसके अंदर, जिनकी मदद से आपका ओवरऑल फंक्शन बन रहा होगा। तो लिहाजा लाइन को अच्छी तरह समझ लें, इसने आगे जाकर बहुत काम आना है। ये एक बड़ा यूजफुल टूल है जिसकी हमें आगे जाकर ज़रूरत पड़नी है।